मेरा नाम निखिल है। मुझे श्रुति बहुत पसंद थी। मैं उसे मोहब्बत करता था। वो मेरे कॉलेज में पढ़ती थी। मैं तब से उसे जानता था। वो जितनी सुंदर थी, उसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट और समझदार थी। अब घर में मेरी शादी की बात चलने लगी तो मैंने अपनी मम्मी को श्रुति के बारे में बता दिया था। वह हैरान हुई। कुछ दिन खामोश रहीं, फिर कहने लगी कि बेटा, जैसा कि तुमने बताया है कि वह लड़की गरीब परिवार से बिलोंग करती है, तो तुम्हें वही लड़की क्यों पसंद आई? तुम अच्छी नौकरी करते हो, तुम्हें तो बहुत सारे अच्छी लड़कियों के रिश्ते मिल जाएंगे। मैंने कहा, नहीं माँ, लेकिन मेरा दिल तो उस पर आ चुका है। मैं उसी से शादी करूंगा। कुछ दिनों की बहस के बाद मेरे परिवार वाले श्रुति से मेरी शादी करवाने पर राजी हो गए थे। शादी वाली रात जब मैंने श्रुति को पहली बार दुल्हन बने देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी पूरी हो गई है। हमारी शादी धूमधाम से हुई थी। सबने देखा, सबने सुना कि निखिल को श्रुति मिल गई है। शादी के बाद जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। श्रुति मेरे लिए सब कुछ करती थी। मेरे साथ साथ मेरे परिवार का भी ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। उसने मेरे परिवार में सबका दिल जीत लिया था। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में सब कुछ होता था, कभी खुशी, कभी फिक्र, कभी प्रार्थना। वो रोज रात को तैयार होकर मेरा इंतजार किया करती थी। जब मैं ऑफिस से घर आता था तो मैं उसे देखा करता था। वो मेरे साथ बहुत खुश थी। मेरे साथ साथ वो मेरे पूरे परिवार की लाडली बन गई थी। मेरे भैया भाभी, जो हमारे साथ काफ़ी समय से जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे थे, अब भैया ने अपनी कमाई से अपने लिए एक अलग घर बना लिया, तो वो भाभी और बच्चों के साथ नए घर में शिफ्ट हो गए थे। इस घर में अब मेरे माता पिता, मेरे चाचा चाची और हम दोनों पति पत्नी बचे थे। मैं श्रुति को देखकर बहुत खुश हुआ करता था और उससे कहता कि मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूँ, तुम जैसी मुझे पत्नी मिली। वो अक्सर छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाया करती थी। मुझे जब भी अपने ऑफिस से सैलरी मिला करती थी, मैं उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आया करता था। उसी दौरान मेरे पापा का एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी मौत हो गई। मम्मी बहुत उदास थीं, लेकिन श्रुति उनका सहारा बनी और उनका हमेशा ख्याल रखती रही। दिन इसी तरह से गुजरते रहे। रात के समय मैं और श्रुति मम्मी के पास बैठकर खूब ढेर सारी बातें किया करते थे और कमरे में आने के बाद वह मेरा सर और टांगे दबाया करती थी। कहती थी कि आप बहुत मेहनत करते हो, थक जाते होंगे। जब वो तैयार होकर मेरी आंखों के सामने आती तो मेरी नज़र उसके चेहरे से हटती ही नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती थी। हमारी जिंदगी बहुत ही खुशहाल गुजर रही थी, लेकिन मम्मी मुझे अब बहुत सोच में डूबी हुई नज़र आती थी। एक दिन मैं ऑफिस से वापस आया तो मम्मी मेरे इंतज़ार में बैठी हुई थी। श्रुति उनके कमरे में ही थी। मैंने मम्मी का आशीर्वाद लिया, उनके पास बैठ गया। मम्मी ने कहा कि बेटा, तुम दोनों की शादी को साल भर होने वाला है, अब कोई खुशखबरी देनी चाहिए। मैंने बात को इग्नोर किया और कहा कि मम्मी, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। मम्मी ने चाय का कप रखते हुए कहा कि बेटा, जब गोद भरती है तभी औरत की इज्जत बनती है, जब वो माँ बनती है। मैंने श्रुति की तरफ देखा। वो नज़र झुकाकर अंदर चली गई। मुझे महसूस हुआ जैसे वो उदास हो गई हो। मैं अपनी मम्मी से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए खामोशी से कमरे में चला आया। उस रात हम दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे। श्रुति कहने लगी कि आपको क्या लगता है, मम्मी ठीक कहती हैं। मैंने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, मेरी मोहब्बत हो, संतान हो या ना हो, मेरे लिए तुम ही काफ़ी हो। उसने मेरी तरफ देखा, फिर खामोश हो गई। लेकिन अगले कुछ दिनों तक मम्मी का दबाव बढ़ने लगा। वो कभी किसी डॉक्टर के बारे में बात करने लग जाती तो कभी किसी बाबा के बारे में, मगर मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता था। मम्मी एक दिन श्रुति को बाबा के पास ले जाने के लिए कह रही थी तो मैंने कहा कि मम्मी, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। मम्मी कहने लगी, लेकिन मैं तो विश्वास करती हूँ, मैं माँ हूँ और एक माँ चाहती है कि उसके बेटे की नस्ल आगे बढ़े। वो खामोशी से श्रुति को बाबा के पास ले जाती थी, ना कुछ कहती ना कुछ पूछती। एक दिन चाची ने माँ को बहुत समझाया और कहा कि श्रुति को किसी बाबा के पास लेकर मत जाओ, हमें ऊपर वाले की मर्जी का इंतज़ार करना चाहिए। यहाँ तक कि चाची ने साफ शब्दों में कह दिया था कि ये हर चीज़ समय पर होती है। भाभी, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, ऊपर वाले की मर्जी का इंतज़ार करना चाहिए। इसलिए मम्मी अब चुप हो गई थीं।
मैंने देखा था श्रुति भी चुपके चुपके रोया करती थी। मैंने एक बार श्रुति से कहा कि अगर तुम चाहो तो डॉक्टर के पास जा सकती हो, मैं ये तुम्हारी वजह से कह रहा हूँ। सच तो ये है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन हर तरफ से बातें बढ़ती जा रही थीं और मम्मी की जुबान पर भी हमेशा यही रहता था कि बेटा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारी संतान को देख सकूं। मैं खामोश हो गया क्योंकि जवाब मेरे पास नहीं था। मैं देख रहा था काफ़ी समय से कि श्रुति बहुत परेशान थी, खामोश खामोश से रहती थी। मैंने सोचा कि जब से हमारी शादी हुई है तब से मैं उसे कहीं बाहर लेकर भी नहीं गया हूँ, इसलिए मैं उसे गोवा घुमाने के लिए ले गया था। कुछ दिन के बाद जब हम वहाँ से वापस आए तो दिल का बोझ अभी भी वैसा का वैसा ही था। मैंने अपनी पत्नी से वादा किया कि हम एक दूसरे का सहारा हैं, बच्चे हो या ना हो, हम एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। वक्त गुजरता गया, हमने कुछ चेकअप भी करवाए, लेकिन रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा होता है कि टाइम लग जाता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन टाइम है तो गुजरा जा रहा था और हमारे हाथ कुछ नहीं आ रहा था। अब हमारी शादी को 3 साल होने वाले थे। आसपास के लोगों की भी नज़र बदलने लगी थी। कुछ रिश्तेदारों ने भी बातों में नेगेटिव कमेंट्स शामिल कर दिए थे कि गुड न्यूज़ कब सुना रहे हो, गुड न्यूज़ कब दोगे। ये सब सुनकर श्रुति अंदर ही अंदर टूट रही थी। एक दिन उसने कहा कि अगर हम दोनों पेरेंट्स नहीं बने तो क्या होगा। मैंने कहा कि कुछ नहीं होगा, हम दोनों एक दूसरे के साथ जैसे अब खुश हैं, बाद में भी वैसे ही खुश रहेंगे। लेकिन मेरी मुस्कुराहट में यकीन कम और तसल्ली ज़्यादा होती थी। ये वो मुकाम था जहां मोहब्बत अपनी असली आजमाइश में दाखिल हो चुकी थी और मुझे अभी भी यही लगता था कि हम सब कुछ झेल लेंगे, लेकिन ज़िंदगी ने जो सोच रखा था वो हमें पता नहीं था। वक्त गुजरता गया और हमारी ज़िंदगी खामोशी में बदलने लगी थी। मैं सुबह ऑफिस चला जाता था, श्रुति घर के छोटे मोटे काम किया करती थी, कभी मम्मी तो कभी चाची के पास बैठकर अपना दिल हल्का कर लिया करती थी। संतान ना होने का दुहक कहीं ना कहीं बाकी था, लेकिन हमने जीने का तरीका अपना लिया था। एक दिन जब मैं ऑफिस से वापस आया तो मैंने देखा कि श्रुति का चेहरा काफ़ी बदला हुआ था। मैंने कहा, क्या हुआ है तुम्हें? उसने कहा कि कुछ नहीं, शायद मौसम के बदलने का असर है। अगले दिन जब मैं ऑफिस के लिए उठा तो मैंने देखा कि श्रुति ने नाश्ता नहीं बनाया था। वो कमरे में ब्लैंकेट ओढ़कर लेटी हुई थी। मैंने कहा कि क्या हुआ? उसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रात से बुखार और खांसी है। मैंने उसका माथा छुआ, वो तो सच में बहुत गर्म हो रही थी। मैं फ़ौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने श्रुति का चेकअप किया और दवाई दे दी। कहा कि बुखार मामूली लग रहा है, दवाई से ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर 3 दिन में तबीयत ठीक नहीं हुई तो कुछ टेस्ट करवाए जाएंगे। 3 दिन गुजर गए थे। श्रुति की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। उसके बुखार में और खांसी में कोई फर्क नहीं था। वो बार बार पानी पीती थी, खांसती थी, उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैंने उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया। वहां जाने के बाद उसके कुछ ब्लड टेस्ट हुए। एक दिन बाद रिपोर्ट्स आ गई। डॉक्टर ने मुझे कमरे में बुलाया और कहा कि मिस्टर निखिल, हमें आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट बात करनी है, आपको सच्चाई सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा, क्या बात है? डॉक्टर ने बताया कि आपकी पत्नी को ब्लड कैंसर है। अचानक मेरे हाथ से फाइल गिर गई। ऐसा लगा जैसे सब कुछ बदल गया हो। मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हो? ज़रूर आपसे कोई गलती हुई है। डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट दिखाई और कहा कि इस समय आपकी पत्नी की कंडीशन इस बीमारी की तरफ इशारा कर रही है। आपको सावधानी बरतनी होगी और फ़ौरन इनके ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ना होगा। मैं अस्पताल से बाहर निकला। सर्दी में भी मेरे पसीने छूट रहे थे। मैं पूरी तरह से खामोश हो चुका था। ये वो खबर थी जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। घर पहुंचा तो मेरी पत्नी बिस्तर पर लेटी हुई थी। मुझे देखकर कहने लगी कि क्या हुआ, रिपोर्ट्स में क्या आया है? मैंने नज़र चुरा ली और कहा कि कुछ नहीं, बस वायरल बुखार है तुम्हारे लिए, डॉक्टर ने दवाई दे दी है। वो मुस्कुराकर कहने लगी कि अच्छा है। मुझे भी लग रहा था कि कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर कहा कि हाँ, तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। उसी रात मैंने खुद से वादा किया कि मैं श्रुति को सच नहीं बताऊंगा। वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है, उसकी हालत पहले ही बिगड़ी हुई है। अगर पता चलेगा कि वो इतनी बड़ी बीमारी का शिकार है तो दिमागी तौर पर भी टूट जाएगी।
मैंने अगले दिन बड़े अस्पताल में अपॉइंटमेंट ली और उसका पूरा चेकअप करवाया। कुछ टेस्ट होने के बाद डॉक्टर ने उसका महंगा इलाज शुरू कर दिया। कीमोथेरेपी और बाकी का इलाज भी। बार बार अस्पताल जाने की वजह से मेरी जिंदगी 2 हिस्सों में बंट गई थी। एक वो समय जो मैं ऑफिस में गुजारता था, दूसरा अस्पताल और मेडिकल और लैब के बीच में गुजरने लगा था। मैं श्रुति से हर बार यही कहता था कि बस थोड़ा इन्फेक्शन है। डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से आराम के लिए कहा था। वो मान जाती थी, उसने कभी शक नहीं किया। वो भी मेरे लिए शाम को तैयार होकर दरवाजे पर मेरा इंतजार किया करती थी। मेरी कमाई के सारे पैसे श्रुति के इलाज पर लग रहे थे। मैंने अपनी सारी सेविंग्स निकाल ली, दोस्तों से भी उधार ले लिया, कुछ जेवर गिरवी रख दिए और श्रुति को इस बात की खबर भी नहीं होने दी। मगर कुछ बातें छुपी नहीं रहती। एक दिन वो कहने लगी कि मुझे सच सच बताओ, मुझे कोई सीरियस बीमारी तो नहीं है? क्योंकि मैंने अपने शरीर में काफ़ी सारे बदलाव महसूस किए हैं। मैंने बात को पलटने की कोशिश की। कहा कि तुम ज़्यादा सोचती हो, हर बीमारी बड़ी नहीं होती, तुम्हें बस आराम की ज़रूरत है। वो खामोश हो गई, लेकिन मैं जानता था कि अब वो समझने लगी थी। मैंने फैसला कर लिया था कि जब तक हो सके उसका ख्याल रखूंगा, मगर अंदर ही अंदर मैं बिखरता जा रहा था। हर हफ्ते अस्पताल जाना, दवाइयाँ खरीदना, टेस्ट करवाना, फिर रिपोर्ट्स का इंतज़ार और अगली अपॉइंटमेंट का बंदोबस्त। ये एक ऐसा चक्कर था जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ वक्त तक हम दोनों ने हिम्मत से हालात का सामना किया। मैं ऑफिस की छुट्टी ले लिया करता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि अस्पताल से सीधा ऑफिस चला जाता। थकान से शरीर चूर हो रहा होता था, मगर आराम करने की फुर्सत नहीं थी। घर आता तो मम्मी राशन की लिस्ट थमा दिया करती थी कि बेटा घर का राशन खत्म हो गया। मगर मेरे पास अब पैसे खत्म हो चुके थे। मैंने सोच लिया था कि एक बार को घर में खाने को हो या ना हो, मगर मेरी पत्नी की दवाई बहुत ज़रूरी है। ये बात श्रुति को भी दिखाई दे रही थी कि मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ। उसे ये भी पता था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। एक दिन जब मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था तो उसने चुपके से मेरी पेंट की जेब में 10,000 रुपये रख दिए थे। मैंने उससे पूछा कि ये कहाँ से आए, तो वो कहने लगी कि मैंने अपनी पुरानी अंगूठी बेच दी। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? उसने कहा, क्योंकि मुझे जीना है और मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। घर में अब भूखा रहने की नौबत आ गई थी। कई दिन ऐसे होते थे कि हम सिर्फ चाय से ही गुजारा कर लिया करते थे। श्रुति बहुत कमज़ोर हो गई थी, लेकिन वो भी कोशिश करती थी कि मेरे सामने मजबूत बनी रहे। एक दिन गैस भी बंद हो गई और बिजली भी काट दी गई। एक दिन चाची ने कहा कि बेटा, तुम कुछ रकम अपने चाचा से ले लो, जब तक तुम पर परेशानी है तब तक। मैंने कहा, चाची, मैं किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहता, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। भूख, थकान, बेबसी सब कुछ हमारे घर की दीवारों के बीच बस गया था। साथ ही साथ मुझे अपनी मम्मी का भी काफ़ी ध्यान रखना होता था। 1-2 बार वो भी मेरी नानी के घर जाकर कुछ पैसे मामा जी से उधार लेकर आ गई थीं। ऐसे उन्होंने घर में राशन भर लिया था। दूसरी तरफ मेरे और श्रुति के बीच अपशब्द कम हो चुके थे, लेकिन खामोशी में जो समझबूझ थी वो पहले से ज़्यादा गहरी हो गई थी। मेरे ऑफिस में भी काम पर असर पड़ने लगा था। मेरे बॉस कहते थे कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब चल रही है। बेहतर होगा कि आप अपनी नौकरी को बचाने के लिए अपनी परफॉर्मेंस को ठीक कीजिए, वरना नौकरी आपके हाथ से जाने में समय नहीं लगेगा। मेरे हालात बहुत मुश्किल हो गए थे। कभी कभी मेरे दिल में सवाल उठता कि क्या मैं इन मुसीबतों से अब निकल पाऊंगा। लेकिन जब मैं अपनी पत्नी की तरफ देखता, जो हर दिन मेरे लिए खड़ी रहती थी, तो खुद से कहता कि जब तक ये साथ है, मैं हार नहीं मानूंगा। मेरी जिंदगी का अभी भी यही रूटीन था, दवाएं, अस्पताल, बिल, कर्ज और घर की परेशानी। उसी दौरान हमारे ऑफिस में एक नई लड़की आई। उसका नाम संजना था। वो हमारी कंपनी में एडमिन की जॉब पर भर्ती हुई थी, लेकिन पूरा ऑफिस जैसे उसकी मौजूदगी से जगमगा उठा था। वो बात करने में खुश मिजाज थी, सुंदर भी थी। पहली बार जब मैंने उसे कॉन्फ्रेंस रूम में देखा तो ब्लू कलर की जीन्स और वाइट कलर की शर्ट में थी, और मेरी एक सवाल पर मुस्कुराकर कहने लगी कि सर, आपका सवाल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन शायद जवाब आपको बोर कर देगा। मैंने पहली बार कई दिनों के बाद खुद को हंसते हुए देखा था। उसका कॉन्फिडेंस, उसके बात करने का तरीका, सब कुछ बहुत अलग था। कुछ ही दिनों में वो मुझसे हमेशा काम के बारे में बात करती थी।
फाइल लेने आती थी, कभी चाय पीने के लिए मेरे पास बैठ जाती। एक दिन कैंटीन में उसने मुझसे पूछा कि सर, आप हमेशा इतना सीरियस क्यों रहते हैं? मैंने कहा, खामोशी वक्त के साथ आदत बन जाती है। उस दिन के बाद जैसे ही सब कुछ बदलने लगा था और मैं संजना की मुस्कुराहट का इंतज़ार करने लगा, वो जब मेरे सामने आती तो जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसकी हंसी मजाक, छोटी छोटी बातों पर छेड़ना और ख़ास तौर पर मेरा ख्याल रखना, ये सब कुछ मेरे दिल को छूने लगा था। श्रुति की दवाइयाँ अभी भी चल रही थीं, लेकिन मैंने अब डॉक्टर के पास जाना कम कर दिया था। पहले हर हफ्ते उसे डॉक्टर के पास ले जाया करता था, लेकिन अब 2-3 हफ्ते गुजर जाते थे। दवाई भी उसे कम क्वांटिटी में मिलने लगी थी। कुछ दवाइयाँ तो पूरे तरीके से रोक दी गईं। वजह ये नहीं थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे, बल्कि अब मेरा ध्यान बढ़ चुका था। एक दिन संजना ने पूछा, सर, मैं आपसे कुछ पर्सनल सवाल करना चाहती हूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मैंने कहा कि हाँ पूछो। उसने कहा कि आप मैरिड हैं। मैंने उसे झूठ नहीं बोला। मैंने कह दिया कि हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी बहुत सीरियस हो चुकी है। वो खामोश हो गई, फिर कहने लगी, कभी कभी हम किसी को खुश रखने की इतनी कोशिश करते हैं कि खुद को भूल ही जाते हैं। मुझे लगा वो मेरी बात समझ गई है। कई दिनों तक मैं और संजना एक दूसरे से मिलते रहे, ऑफिस में नहीं बल्कि ऑफिस से बाहर भी। कभी मैं उसे शॉपिंग करवाता तो कभी हम दोनों एक साथ डिनर किया करते थे। घर आकर जब मैं अपनी पत्नी को देखता तो वो बिस्तर पर लेटी हुई होती, थकी हुई, खामोश। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि आज फिर आप दवाई नहीं लाए? मैंने बेरुखी से कहा कि अब दवाई बहुत महंगी है और तुम्हें कोई खास फायदा भी नहीं हो रहा। वो कुछ देर खामोश रही, फिर धीरे से कहने लगी कि निखिल, मैं जी तो नहीं रही, बस चल रही हूँ। कम से कम मेरे लिए कुछ लम्हे तो आसान कर दो। मैंने पलटकर जवाब दिया कि जिंदगी आसान नहीं है, तुम अकेली नहीं हो जिस पर बीमारी का बोझ है। वह खामोश हो गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अब संजना मेरे लिए ज्यादा जरूरी बन चुकी थी। वो मेरे दिन की रोशनी और रात का सुकून थी। मैं अक्सर घर देर से आने लगा था। चाची और माँ मुझसे सवाल करती थी कि इतनी देर से क्यों आते हो, मगर मैं उनको कोई जवाब नहीं देता था। एक दिन तो श्रुति ने भी मुझसे पूछ लिया कि आपका मुझसे मन भर गया। मैंने कहा नहीं। वो कहने लगी कि शायद मैं मर जाऊं तो आपको सुकून मिल जाएगा। मैं जानती हूँ कि आपकी ज़िंदगी बहुत परेशानी की हो गई है। मैंने कहा कि ऐसी बातें मत करो। मैं थोड़ा गुस्से में आ गया। मरना जीना तुम्हारे बस में नहीं है। उसे डांट कर मैं अपने काम में लग गया और बाहर चला गया। मैंने जानबूझकर संजना को फ़ोन मिलाया और उससे कहा, क्या तुम कल रात मेरे साथ डिनर करोगी? उसने खुशी खुशी कहा कि हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके खुद को खुशी देना चाहता हूँ। मेरी पत्नी तो मेरी जिम्मेदारी बन गई है, पीछा छोड़ ही नहीं रही। मैंने उसे वो सब कुछ कह दिया जो मेरे दिल में आया, मेरी पत्नी की बीमारी और उसकी खामोशी। मैंने सब कुछ नज़रअंदाज करना सीख लिया था, और जब कोई इंसान मतलबी होने लगता है तो वो धीरे धीरे सब कुछ खोने लग जाता है, जिसकी समझ हमें काफ़ी देर से आती है। और मेरे लिए वो देर बहुत जल्द आने वाली थी, जिसका मुझे आइडिया तक नहीं था। अगले दिन मैं शाम को देर से घर आया। श्रुति दरवाजे के पास बैठी थी। उसका चेहरा कमज़ोर और आंखों के नीचे काले घेरे। शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा लग रहा था। खांसी से उसका बुरा हाल था। हाथ में एक दवाई की शीशी थी। उसने कहा, निखिल, मेरी दवाई खत्म हो गई। मुझे बहुत बुखार है। मम्मी जी के पास भी पैसे नहीं हैं। चाचा चाची जी घर से बाहर गए हुए हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज़ मुझे बचा लो। उसने रोते हुए कहा तो मैंने गुस्से से कहा कि रोज़ रोज़ मुझसे दवाइयाँ नहीं खरीदी जाती। तुम्हें तो लगता है कि तुम्हारा कोई इलाज ही नहीं कर रहा। वो खामोश हो गई और उसने नज़र झुका ली। फिर धीरे से कहने लगी कि मैं कोशिश करती हूँ कि तुमसे कुछ नहीं मांगूं, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा, तो क्या मैं हर दिन तुम्हें दवाइयाँ ही लाकर देता रहूं? मेरे लिए कुछ और नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। वो खामोशी से कमरे में चली गई। रात के समय मैं संजना के साथ डिनर पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र श्रुति पर गई, मैंने कहा कि तुमने कुछ खाया? उसने कहा कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। मैंने कहा, तुम्हें लगता है यह दिखावा करोगी? भूखी रहोगी तो मुझे एहसास होगा। वो कुछ देर खामोश रही, फिर कहने लगी कि नहीं, बस मुझे भूख ही नहीं है।
मैंने घर से निकलकर फौरन संजना को लोकेशन भेजी और श्रुति से कह दिया कि मैं ऑफिस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मुझे देर हो सकती है। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी। वो बुखार में जल रही थी और सांस लेते हुए हाँफ रही थी। मैंने जाने से पहले उसे पानी दिया तो उसने नहीं पिया, बस इतना कहने लगी कि निखिल प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मैंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, कल चलेंगे, आज बर्दाश्त कर लो। वो खामोश हो गई और मैं कमरे से बाहर निकल आया। संजना के साथ मेरी नज़दीकियां बहुत बढ़ चुकी थीं। डिनर करने के बाद संजना ने कहा कि मुझे तुम्हारा घर देखना है। मैंने कहा कि ठीक है। उस समय रात के 2 बज रहे थे। मैं जानता था कि मम्मी अपने कमरे में होती है। श्रुति तो वैसे भी बीमार पड़ी हुई है, उसे कुछ नहीं पता। चाचा चाची घर से बाहर अपने रिश्तेदारों में गए हुए हैं। मैं संजना को लेकर घर आ गया था और अपने घर के खाली कमरे में चला गया। वहां हम दोनों ने काफ़ी समय बिताया। उस रात मेरी संजना मेरी बाहों में थी। संजना ने कहा कि तुम्हारी पत्नी है घर के अंदर। मैंने कहा कि हाँ, बस है। उसका और मेरा रिश्ता बस मामूली है, दिल से अब वो कुछ भी नहीं है। मुझे डर लगता है। इतना कहकर मैं खामोश हो गया। संजना हंसने लगी कि किस बात से डर लगता है, कहीं तुम्हारी पत्नी को हमारे बारे में पता न चल जाए। इस बात से मैंने कहा, अगर उसे हम दोनों के बारे में पता चल गया तो वो न जाने कब की मर जाती। अब जब तक चाचा चाची घर से बाहर रहे तब तक बार बार संजना रात के समय हमारे घर मेरे साथ आ जाती थी। इन दिनों मैं बहुत बदल चुका था। ऑफिस में संजना, घर में खामोशी और बीच में एक बीमार औरत जो बिस्तर से लग चुकी थी। एक दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ली, लेकिन घर जाने के बजाय मैं संजना को आउटिंग पर लेकर चला गया था। वापस आकर जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो श्रुति का शरीर बेजान लग रहा था। उसके सांस लेने की साफ आवाज आ रही थी। मैंने उसे पानी पिलाया तो वो कहने लगी कि निखिल मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। मैंने अपना मोबाइल देखा जिसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। मैंने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता, मेरा मोबाइल चार्ज होने दो। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया कि निखिल बस थोड़ी देर के लिए ले चलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा, श्रुति तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम्हारा इलाज बहुत महंगा है और फायदा कुछ भी नहीं। तुम्हें अब खुद ही समझ लेना चाहिए। वो खामोश हो गई, बस उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने कहा, तो अब मुझे कभी दवाई नहीं मिलेंगे। मैंने कहा, नहीं, मैं थक चुका हूं तुम्हारा इलाज कराते कराते। मैं कमरे से बाहर निकल गया और वो अपना चेहरा छुपाकर लेट गई। दोपहर के समय मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि बेटा, तुम्हारी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। तुम तो सोते रहे, लेकिन सारी रात उसे नींद नहीं आई, वो सिर्फ तुम्हें देखती रही। मैंने झुंझलाकर कहा, तो क्या मैं अब सारा समय उसके साथ बैठा रहा हूँ? मेरे पास और काम भी होते हैं। मम्मी कुछ देर खामोश रहीं, फिर कहने लगी कि तुमने उसके साथ मोहब्बत की थी या एहसान? मेरे पास उनके सवाल का कोई जवाब नहीं था। श्रुति अब बिस्तर से भी उठ नहीं पाती थी। एक दिन मैंने कहा कि तुमने ये अपनी क्या हालत बना ली है? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम दुनिया की सबसे परेशान औरत हो। उसने कहा कि मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, मैं सिर्फ जीना चाहती हूँ आपके साथ। उस समय मैंने खामोश रहना ही बेहतर समझा। मैं दिल में सोचने लगा कि काश ये सब खत्म हो जाए, और शायद मेरे इसी ख्याल को ऊपर वाले ने सुन लिया था, क्योंकि आगे जो हुआ वो मेरी सोच से भी बढ़कर था। उस सुबह मैंने नाश्ता नहीं किया था। संजना ने रात को ही कह दिया था कि आज वो मुझे खास जगह ले जाएगी। शहर से थोड़ा बाहर मैं तैयार होकर निकला तो मम्मी दरवाजे के पास खड़ी थीं। कहने लगी कि बेटा, तुम्हारी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है और आज तो तुम्हारे ऑफिस की छुट्टी है। वो बेचारी रात भर सो नहीं सकी। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने जल्दी से जवाब दिया कि मैं वापसी पर आकर उसे देख लेता हूँ। मुझे एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में जाना है। मम्मी ने कुछ कहना चाहा, मगर मैं जा चुका था। गाड़ी में बैठते ही संजना ने खुश होकर कहा कि आज तुम सिर्फ मेरे हो, कोई कॉल नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। आज सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के लिए होने चाहिए। हमने शहर से बाहर एक खूबसूरत जगह पर टाइम स्पेंड किया, रेस्टोरेंट में खाना खाया, फोटोज़ लिए और वही फोटोज़ संजना ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए। मैं तो सब कुछ भूल चुका था, यहाँ तक कि उस घर को भी जहाँ मेरी बीमार पत्नी अपनी कमज़ोर सांस ले रही थी।
शाम को वापस आते समय संजना ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे साथ वक्त गुजारकर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो सकता है। मैंने मुस्कुराकर कहा कि मैं भी यही चाहता हूँ कि हर समय तुम्हारे साथ रहूं। उसके बाद हम अपने शहर पहुंचे तो मैंने अपना मोबाइल देखा तो उसमें चाचा, चाची और मम्मी की बहुत सारी कॉल्स थीं। मैसेज भी था कि निखिल जल्दी घर आ जाओ, श्रुति की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मैंने संजना को उसके घर ड्रॉप किया और खुद जल्दी से गाड़ी लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। दिमाग में एक सवाल बार बार था कि क्या श्रुति की जिंदगी खत्म हो जाएगी। घर पहुंचा तो दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। घर में बहुत सारे लोग थे, गहरी खामोशी छाई हुई थी। मम्मी और चाचा, चाची बहुत गमगीन नजर आ रहे थे। मम्मी की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, उन्होंने कहा कि बेटा, तुमने आने में बहुत देर कर दी। श्रुति अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही जैसे एक पलकों में शौक रह गया था। मेरे अंदर कुछ टूटा नहीं था, न कोई अफसोस हुआ। आंखों में थोड़े से आंसू आए, लेकिन मैं बैठ गया। चाची ने हैरानी से मेरी तरफ देखा क्योंकि मैं सोफे पर बैठकर पानी पी रहा था। उन्होंने कहा कि निखिल बेटा, तुम्हें अफसोस नहीं हुआ? तुमसे इतनी मोहब्बत करने वाली पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। मैंने कहा, चाची, दुख किस बात का करना, वो तो पहले ही खत्म हो चुकी थी, सिर्फ सांसें बाकी थीं। श्रुति की लाश घर के बिल्कुल बीच में रखी हुई थी। चाची आगे कुछ नहीं बोली, खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद चाचा जी आए और कहने लगे कि अंतिम संस्कार की क्या तैयारी है। मैंने कंधा उचकाकर कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, आप लोग ले जाइए, उसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। कपड़े बदलकर चाचा जी ने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हारी पत्नी की लाश घर में छोड़कर? तुम आराम से बाहर घूम रहे थे, तुम्हें कितने फ़ोन किए और दिन के समय भी तुम्हें बताया गया था कि श्रुति की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तुम उसे छोड़कर चले गए और अब कहते हो कि बाद में आओगे। मैंने कहा, चाचा जी, मैं मजबूर था। मुझे नहीं पता था कि उसकी मौत हो जाएगी, वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो पता था कि एक ना एक दिन उसकी जान जानी है, क्योंकि मैं उसकी बीमारी के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। ये सुनकर घर के सब लोग हैरान रह गए। मेरी आंखों में गुस्सा था। मम्मी ने कहा कि बेटा, तुम सिर्फ पति नहीं थे, उसकी तुम पर जिम्मेदारी थी। अगर तुम्हें पता था तो तुमने उसका इलाज क्यों नहीं करवाया? तुम्हें उसको बचाने की कोशिश तो करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने तो इंसानियत भी छोड़ दी। मैंने नजरें चुरा लीं। चाचा जी ने कहा कि अब बातें करने का समय नहीं है। वो मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ मिलकर श्रुति का अंतिम संस्कार करने के लिए चले गए थे। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था। श्रुति की अंतिम विदाई में मैं शामिल हो गया था। जब सब लोग घर आए तो मम्मी कहने लगी कि बेटा, श्रुति ने सब कुछ बर्दाश्त किया, तुमने उसका हक तक नहीं निभाया। अंतिम समय में तो तुम उसका हक निभा सकते थे। मैं खामोश रहा, फिर अपने कमरे में आ गया। मैंने मोबाइल निकाला और संजना को फ़ोन करके बताया कि श्रुति इस दुनिया में नहीं रही। उसने कहा कि क्या तुम्हें अपनी पत्नी के मरने का अफसोस है? मैंने कहा कि नहीं, बल्कि मेरे दिल से तो एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। अब हम दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। उसने कहा कि चलो तो फिर इसी खुशी में पार्टी करते हैं। उसने मुझे अपने फ्लैट में बुला लिया और सारी रात हम दोनों ने एक साथ वक्त गुजारा था। मेरे दिल में न जाने किस बात की खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल की दीवारें चीख रही हैं। उसकी वो आखिरी रिक्वेस्ट, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, सब कुछ मुझे याद आया, लेकिन मैंने उसे अपने दिमाग से निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद मैंने संजना से शादी कर ली। ये शादी धूमधाम से नहीं थी। घर वालों से बात करने की मेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं संजना के साथ उसके फ्लैट में रहने लगा। शादी के शुरू के दिनों में सब कुछ अच्छा और खुशगवार महसूस हो रहा था। हम शहर के बाहर घूमने गए, महंगे होटल में रुके, शॉपिंग की, मस्ती की। संजना हर दिन नए कपड़े और ज्वेलरी पहनकर अपने फ़ोटो सोशल मीडिया पर डालती थी। हमेशा उसे यही बातें सूझती रहती थीं। निखिल, मेरे लिए ये वाला ब्रांडेड बैग ला दो, मेरी सारी दोस्तों के पास है। मैंने उससे कहा कि तुम कुछ दिन रुक जाओ, ला दूंगा। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने कहा कि तुमने वादा किया था कि तुम मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करोगे, अब पैसों की बात कर रहे हो। मैं खामोश हो गया। कुछ दिनों के बाद मैंने उसकी पसंद का सामान उसे दिलवा दिया था, लेकिन उसे तो बार बार शॉपिंग करने का शौक था। बस वो यही चाहती थी
कि मैं उसे लेकर घूमता फिरता रहूं, महंगे होटल में खाना खिलाता रहूं और शॉपिंग करवाता रहूं। मेरे क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट भी अब खत्म होने लगी थी। ऑफिस में भी अब वही पुरानी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, वक्त की कमी। एक दिन ऑफिस से वापस आया तो संजना सोफे पर बैठी थी। सामने ब्यूटी पार्लर का बिल रखा था जो कि बहुत महंगा था। मैंने संजना से कहा कि ये क्या है? उसने कहा कि दिखाई नहीं दे रहा, ब्यूटी पार्लर का बिल है। मैंने कहा कि तुम इतना खर्च क्यों करती हो? तो वो कहने लगी कि तुम्हें क्यों इतनी परेशानी हो रही है। मैंने कहा कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे? उसने कहा तुम आखिर मुझे क्या समझते हो कि मैं वो पत्नी बन जाऊं जो खामोशी से बिस्तर पर पड़ी रहे, सिसकती रहे। मैं उसकी बात सुनकर 1 मिनट के लिए खामोश रह गया। उसने जानबूझकर यह बात कही थी। वो मुझे अब ताने देने लगी थी। एक दिन मैं नींद से घबराकर उठा। मेरा पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था। मैंने सपने में श्रुति को देखा था, जो बार बार कह रही थी कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मैंने पानी पी और खुद को तसल्ली दी कि ये सपना था। अगले दिन ऑफिस में काम पर ध्यान भी नहीं दे पाया। मीटिंग में बॉस ने कहा कि निखिल, तुम्हारा काम दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। मैंने कहा कि सर, आई एम सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, आगे कोई ऐसी गलती नहीं होगी। घर आया तो संजना एक नई डिज़ाइनर ड्रेस में तैयार बैठी थी। कहने लगी कि चलो, आज एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ चलते हैं। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा आराम करना है, तो उसने इसी बात का झगड़ा करना शुरू कर दिया। वो गुस्से में अकेली ही दरवाज़ा बंद करके निकल गई। मुझे श्रुति की याद आने लगी। वो कभी मेरे बर्ताव पर नाराज़ नहीं हुई थी, कभी उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा था, और आज एक ऐसी औरत मेरे सामने थी जो सिर्फ लेना जानती थी। मैंने फ़ोन उठाया, गैलरी खोली और श्रुति और अपनी तस्वीर देखने लगा। वो मेरे साथ कितनी खुश रहती थी। वो सब कुछ मुझे बहुत मामूली सा लगता था, लेकिन आज वही सब कुछ मुझे कीमती लग रहा था। मैंने संजना को मनाने के लिए एक महंगा मोबाइल खरीदा। रात को जब वो घर आई तो मैं उसे मोबाइल गिफ्ट करने के लिए कमरे में जा रहा था, जब वो किसी से फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से बात कर रही थी। नहीं यार, मुझे पुरानी ज़िंदगी नहीं चाहिए, समझा करो। अभी तो मैं बड़ी स्पेशल ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैंने धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया, उसे फ़ोन पर बात करने दी। अगले दिन मैंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो मेरा बैंक बैलेंस लगभग ख़त्म हो चुका था। मैंने हिसाब लगाया कि पिछले 3 महीने में जितना खर्च हुआ था, उसमें आधी सैलरी से ज़्यादा संजना के मेकअप, शॉपिंग और ड्रेसेस पर लगी थी। कुछ दिनों बाद मुझे लंदन से जॉब का ऑफ़र आया। वैसे भी यहाँ मेरी पोजीशन खाली हो रही थी। उन्होंने कहा कि हमें आपकी ज़रूरत है, आपके लिए एक पोजीशन खाली है। मेरे दिल में उम्मीद जाग गई। मैंने सोचा कि शायद लंदन जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लंदन जाने वाली बात संजना को पता चली तो उसे किसी चीज़ की फिक्र नहीं हुई। बस उसे अपने कपड़े और जूतों की फिक्र हुई कि वहाँ जाकर तुम मेरे लिए ब्रांडेड कपड़े और जूते लाना मत भूलना। मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान था, लेकिन उसे मेरी परेशानी के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। उसे तो सिर्फ अपने शौक पूरे करने आते थे। मेरे फाइनेंशियल हालात बिगड़ चुके थे। क्रेडिट कार्ड हद से ज़्यादा ख़त्म हो चुका था और ऑफिस से आखिरी वार्निंग मिल चुकी थी। मैंने बिना सोचे समझे लंदन जाने का फ़ैसला कर लिया। कुछ हफ्तों में डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हो गए। संजना के हाथ में जब वीज़ा आया तो उसकी खुशी के ठिकाने नहीं थे। वो दिन रात नई जगह घूमने की और ब्रांडेड फैशन की बातें करती रहती थी। बस सोच रही थी कि लंदन पहुंचते ही पहले शॉपिंग कहाँ से शुरू करूंगी। मैंने कहा कि एक बार मुझे वहां जाकर काम तो शुरू करने दो, शॉपिंग तो सारी जिंदगी होती रहेंगी। उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि लंदन जाने के बाद क्या होगा? मैं सबको दिखाऊंगी कि मैं कितनी स्टाइलिश हूँ। मैं कोई बहस करना नहीं चाहता था। हम फ्लाइट से लंदन पहुंच चुके थे, लेकिन थकान से ज़्यादा दिमाग में ऑफिस के पहले दिन की फिक्र थी। ये नई शुरुआत थी और संजना खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसका कहना था कि यही तो ज़िंदगी होती है। निखिल, अगले दिन मैं ऑफिस पहुंचा तो खूबसूरत शीशे से सजी हुई इमारत का नज़ारा देखकर हैरान रह गया। एक खूबसूरत लड़की ने मेरा स्वागत किया और कहा कि सर, आपकी मीटिंग हमारे सीईओ के साथ है, वो उस पर आपका मीटिंग रूम में वेट कर रही हैं। मैं लिफ्ट से ऊपर चला गया। मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। मैंने जल्दी से अपनी जैकेट को ठीक किया, दरवाज़ा खुला और वेटिंग रूम में दाखिल हुआ।
एक लम्हे के लिए मेरे कदम रुक गए। मेरे सामने जो औरत खड़ी हुई थी वो पलटकर मेरी तरफ देख रही थी। वो बिल्कुल श्रुति के जैसी थी, लंबे बाल, वही आंखें, वही चेहरा। मैं हैरान रह गया। मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है। उसने कहा कि वेलकम टू लंदन मिस्टर निखिल मल्होत्रा। मैंने हाथ मिलाया और कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। उसने कहा कि लोग मुझे पहली बार देखते हैं तो यही कहते हैं। कोई बात नहीं, आप बैठिए। मैंने कहा कि आपका नाम? उसने कहा कि मेरा नाम तो आपको ईमेल में बता दिया गया होगा। श्रुति सिंघानिया। ये नाम, ये चेहरा, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिल धड़क रहा था। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? श्रुति तो मर चुकी है। मैंने खुद उसकी लाश को देखा था। घर के सब लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया था। मीटिंग खत्म हुई तो उसने कहा कि हमें उम्मीद है आप हमारी कंपनी के माहौल में जल्द ही ढल जाएंगे। मैं जैसे ही संजना से मिला, बहुत खोया खोया था। उसने कहा कि क्या हुआ, इस सीईओ ने तुम पर जादू कर दिया है क्या? मैंने गुस्से में कहा कि चुप रहो, तो वो खामोश हो गई। मगर मेरे दिमाग में एक तूफान जारी था कि क्या सच में वो श्रुति है? ये इत्तेफाक नहीं, कुछ और है जो छुपा हुआ है, और अब मैं उसकी तह तक पहुंचे बिना सुकून से नहीं बैठ सकता था। अगर वो श्रुति है तो फिर कैसे जिंदा है? अगर नहीं तो इतनी अमीर और यहाँ पर क्या कर रही है? उसका तो नाम भी वही है। अगले दिन मैं ऑफिस गया तो रिसेप्शन पर लड़की ने मुझे बताया कि सर, आपकी श्रुति मैम अपने कैबिन में इंतजार कर रही हैं। मैं अंदर दाखिल हुआ तो वो मेज के पीछे खड़ी हुई थी। जीन्स टॉप में बहुत सुंदर लग रही थी। उसने मेरी तरफ नज़र उठाकर देखा, कहने लगी कि गुड मॉर्निंग मिस्टर निखिल। उसने कहा कि बैठिए, तो मैं खामोशी से बैठ गया। उसने बताया कि मैंने आपकी फ़ाइल चेक की है और हमें अफसोस है कि आपकी पुरानी कंपनी से कुछ रिपोर्ट हमारे सामने आई है जिसमें आपके लेन देन बहुत अजीब पाए गए हैं। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। उसने कहा कि आपने कंपनी के पर्सनल फंड्स खुद खर्च किए और कुछ गैर कानूनी तरीके से उन्हें मंजूर भी करवाया। मैंने कांपते हुए शब्दों में कहा कि ये सब झूठ है, ये कोई साजिश हो सकती है। उसने कहा कि हमारी पॉलिसी के मुताबिक हम ऐसे किसी वर्कर को अपने यहाँ नौकरी नहीं दे सकते। मैंने कहा कि आप ही मेरी पर्सनल पुरानी बातों की वजह से तो नहीं कर रही हैं। वो हंसते हुए कहने लगी कि भला मुझे आपकी पर्सनल जिंदगी से क्या मतलब होगा? यहाँ पर्सनल नहीं, मैं प्रोफेशनल फैसला लेती हूँ। तभी कैबिन के अंदर एक लंबे कद वाला, महंगे कपड़े पहना हुआ गोरे रंग का लड़का दाखिल हुआ, जो उसके बराबर में जाकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि मिस्टर निखिल, मीट माय फियोनेंसे मिस्टर अजय। कुछ ही दिनों बाद हम दोनों की शादी होने वाली है। ये बहुत अच्छा इंसान है। जब मैं बहुत परेशान थी और जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया तो ये आगे बढ़े और इन्होंने मेरा साथ दिया। मैंने हैरान होकर उसे देखा। मेरी सांस उखड़ने लगी। मैंने कहा कि आप श्रुति हैं। उसने एक लम्हे को अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर एक ठंडी सांस लेकर कहने लगी कि मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैं लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गया था। मेरे दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। मैं सड़क के किनारे खड़ा इधर उधर देख रहा था। मेरे कानों में सिर्फ उसकी आवाज़ गूंज रही थी। मैंने अपना मोबाइल निकाला और चाचा जी को फ़ोन मिलाया। चाचा जी कहने लगे कि क्या हुआ बेटा, आज अपने चाचा की याद तुम्हें कैसे आ गई? मैंने कहा कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या श्रुति सच में मर गई है? दूसरी तरफ खामोशी हो गई। उन्होंने कहा कि ये कैसा सवाल है? मैंने कहा चाचा जी, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि उसे किसी ने बचाया था। चाचा जी घबराने लगे। उन्होंने कहा, तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? तुम तो दूसरी शादी कर चुके हो, तुम्हें दूसरी लड़की मिल गई है। मैंने कहा, यहाँ लंदन में भी मुझे कोई मिला है जिसकी शक्ल आवाज़ बिल्कुल श्रुति के जैसी है। चाचा ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से कहने लगे कि हाँ, वो जिंदा है। मेरे हाथ से फ़ोन छोड़ते छोड़ते बचा। उन्होंने कहा कि उस दिन वो मरी नहीं थी। हमें पता चल गया था कि तुम्हारे एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। यही वजह है कि तुम अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तुम्हारी पत्नी की तबीयत उस दिन बहुत खराब थी, लेकिन जब हम उसे अस्पताल लेकर गए, इलाज के दौरान डॉक्टर ने बताया कि वो बच सकती है। ऐसा पॉसिबल है, लेकिन उसको प्रॉपर इलाज मिलना चाहिए, जो कि तुम तो नहीं कर रहे थे। इसलिए मैंने और तुम्हारी मम्मी ने फैसला किया कि वो तुम्हें बताएंगे कि श्रुति मर गई है, लेकिन हम उसका ख्याल रखेंगे, उसका इलाज करवाएंगे। तुम्हें लगा कि श्रुति मर गई और तुमने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी।
तुम अपने परिवार को छोड़कर चले गए, मगर इस दौरान श्रुति बिल्कुल ठीक हो गई। शायद तुम श्रुति के परिवार के बारे में नहीं जानते कि श्रुति के भाई का लंदन में बहुत बड़ा बिजनेस था। वो भले ही अपने परिवार से अलग रह रहा था, लेकिन एक हादसे के दौरान लंदन में उसकी मौत हो गई। श्रुति के माता पिता इस सदमे में चल बसे तो श्रुति ने अपने भाई का बिजनेस संभालने का फैसला किया और इस तरह वो लंदन आ गई। और जिसके साथ वो शादी करने जा रही है वो उसके भाई का दोस्त है, जो कभी उसके भाई का बिजनेस पार्टनर हुआ करता था। उसने श्रुति का बहुत साथ दिया और श्रुति से शादी करना चाहता है। लेकिन क्या तुम जानना चाहते हो कि श्रुति बीमार तो थी ही, साथ ही साथ उसे जहर भी दिया गया था। जिस रात वह बीमार थी उस रात उससे मिलने के लिए संजना हमारे घर पर आई थी और उसने श्रुति को बताया था कि वो उसकी दोस्त है। जब तुम्हारी मम्मी उन दोनों के लिए चाय बनाकर लाई तो उसने श्रुति का ध्यान हटते ही श्रुति की चाय के कप में जहर की गोलियां मिला दी। मगर ऊपर वाले की कृपा से हमने वक्त पर श्रुति को बचा लिया और तुम्हारे सामने ही जाहिर किया कि वो मर गई है, क्योंकि तुम उसके साथ बहुत बुरा कर रहे थे। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। चाचा जी कहने लगे कि अब उसकी नई दुनिया है और तुमने खुद ही तो उसे उस दुनिया की तरफ धकेल दिया। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। लेकिन अब मैं श्रुति से माफ़ी मांगना चाहता था। मैं सब कुछ ठीक कर देना चाहता था। मैं जैसे ही फ्लैट पर आया तो संजना मुझ पर भड़कने लगी कि तुम सारा दिन कहाँ थे, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। मैं उस पर चिल्लाया और मैंने कहा कि तुमने श्रुति को जहर दिया था। वो मेरे शब्द सुनकर शॉक्ड हो गई, फिर हंसकर कहने लगी कि नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी। मैंने गुस्से में उसका गला पकड़ लिया और कहा कि सच बताओ, तुमने मेरे घर जाकर बातों ही बातों में श्रुति की चाय में जहर की गोलियां मिलाई थीं। बेवकूफ़ लड़की, वो मरी नहीं, तुमने उसका फ़ायदा कर दिया। वो जिंदा है और मेरी कंपनी की मालिक है। उसने चिल्लाकर कहा कि हाँ, मैंने उसे मारने की कोशिश की क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहती थी, मैं तुमसे मोहब्बत करती थी। मैंने कहा, जीस, मोहब्बत की बुनियाद पर तुमने ये सब किया। वो अब तुम्हारे साथ नहीं है और मेरे पास सब कुछ बचा नहीं है। मैंने एक तो उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और दूसरा मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था कि उसे इतनी चालाकी करने की क्या ज़रूरत थी। मैं गुस्से से अपने कमरे में चला गया। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था, मगर मैं एक आखिरी बार श्रुति से बात करना चाहता था। अगले दिन मैं उसके कैबिन में गया। वो कुर्सी पर बैठी हुई थी और उसके ही बराबर में उसका होने वाला पति अजय भी था। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में हैरानी नहीं आई थी। वो जानती थी कि मैं आऊँगा। उसने कहा कि बैठ जाइए, तो मैं बैठ गया। मैंने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम जिंदा हो, मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, शायद उसकी सज़ा बहुत बड़ी है। मैंने तुम्हें बीमारी के समय में अकेला छोड़ दिया था। वो कुछ नहीं बोली। मैंने कहा कि मुझे पता है कि तुम कैसे बची, कैसे वापस जिंदगी में आई और कैसे आज तुम इस मुकाम तक पहुंची हो। मैं शर्मिंदा हूँ। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी? तुमने अपनी ज़िंदगी से खुद सब कुछ निकाल दिया है। निखिल, याद है जब मैं तुमसे दवाई मांगती थी, तुम कहते थे कि मरने वाली हो। मैंने नज़र झुका ली। उसने कहा कि तुम्हें पता है मैं क्यों बच गई? क्योंकि मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मेरे साथ तुम्हारा परिवार था। अपने भाई की मौत के सदमे से मैं बहुत टूट गई थी। फिर मैंने सोचा कि सारी ज़िंदगी मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं की, किसी से कुछ नहीं मांगा, तो फिर अब जो मेरे भाई का है उस पर मुझे हक जताना चाहिए। तुम्हारे घर वालों ने मुझे इंसान समझा, बोझ नहीं, और तुमने बिल्कुल ही मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था। मैं उस दिन मरी थी जब मुझे पता चला कि तुम किसी और को पसंद करने लगे हो और तुम्हारा मुझसे दिल भर गया। मैंने सारी ज़िंदगी तुमसे मोहब्बत की, कभी तुम्हारी मोहब्बत में कमी नहीं छोड़ी। लेकिन तुम तो बदल गए निखिल। वो धीरे से मेरे करीब आई और कहने लगी कि तुम कभी खुश नहीं रहोगे, मोहब्बत तुम्हें तरसाएगी और तुम पल पल मरोगे। मैंने कहा कि तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो। वो हंसते हुए कहने लगी कि मेरा दिल तो अंतिम संस्कार के समय चिता की आग में जल गया। मैं उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। मुड़कर मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम खुश हो? उसने कहा कि हाँ, क्योंकि मुझे तुमसे भी बेहतर कोई मिल गया, जैसे तुम्हें मुझसे बेहतर कोई मिल गया था। मैं अजय के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली हूँ।
उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे ही एक लम्हे को बैठ गया था। मैं वापस अपने फ्लैट में आया। जैसे ही मेरी नज़र टेबल पर गई तो देखा कि वहाँ डिवोर्स के पेपर्स रखे हुए थे। संजना उन पर साइन करके अपना सामान लेकर वहाँ से जा चुकी थी और साथ ही साथ मेरा भी सब कुछ ले गई थी, पैसा, यहाँ तक कि मेरा नाम भी। मैं अब एक मामूली सा इंसान बन गया था और ये इंसान इस अनजान शहर में दर दर की ठोकरें खा रहा था। मेरी जेब में थोड़े ही पैसे पड़े हुए थे, मगर मेरी तबीयत एक दिन बहुत खराब हो गई तो वो पैसे भी खर्च हो गए। मैं फौरन ही डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके कुछ टेस्ट हुए हैं जिससे पता चला कि आप कभी पिता नहीं बन सकते। ये खबर सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अब मुझे समझ आया था कि श्रुति बीमार थी, फिर भी माँ बनने की हिम्मत रखती थी, लेकिन मैं ही उसे माँ बनाने के काबिल नहीं था। मेरी जिंदगी पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। मैं जैसे तैसे वापस अपने घर आया, अपनी मम्मी से और अपने घर के सब लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, लेकिन अब माफ़ी मांगने से कुछ नहीं हो सकता था। मैंने खुद को पूरी तरह से बर्बाद कर लिया था और अब मेरी जिंदगी से सारी खुशियाँ रूठ गई हैं। मेरी मम्मी और कोई भी मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। मैं अकेला हूँ और इधर उधर भटकता रहता हूँ। शायद यही मेरे पापों की सज़ा है कि कोई मेरे दुख तकलीफ को समझने वाला नहीं है, कोई मुझे अपना मानने वाला नहीं है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।